क्या आप सोच सकते हैं कि सिर्फ एक कंपनी ने भारत पर राज कैसे किया? जी हाँ, सही सुना आपने, एक कंपनी ने। आज हम जानेंगे कैसे हुआ ब्रिटिशों का आगमन और कौन कौन से कारण थे जिन्होंने भारत की पूरी कहानी बदल दी। तो हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए, अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। अगर अगर 400 साल पहले कोई अजनबी जहाज आपके शहर के पास आता तो आप क्या करते? या अगर आज कोई फॉरेन कंपनी आपके देश में आए और आपके रिसोर्सेज ले जाए, आप क्या करेंगे? तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में अंग्रेज सर्वाधिक सफल रहे। इनका भारत आने का उद्देश्य सिर्फ व्यापार था। किंतु किंतु क्या कारण रहा? क्या आपने कभी सोचा कि क्या कारण रहा कि इन्होंने हमारे भारत को गुलाम बनाया, हमारे भारत को रूल करने के बारे में सोचा? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो ब्रिटिश पहले केवल व्यापार के लिए आए, लेकिन मुगल साम्राज्य कमजोर होने और राज्यों में झगड़े का फायदा उठाकर उन्होंने राजनीतिक शक्ति भी हासिल की। जब ब्रिटिश हमारे भारत में आए तब उन्होंने भारत की हर जगह देखा, हर राज्यों में देखा कि राज्यों में आपसी झगड़े चल रहे थे। तब उन्होंने इसका फायदा उठाया और हर राज्यों में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के बारे में सोचा। राज्यों ने कभी सोचा ही नहीं कि किसी अन्य देश ने आकर हमारे भारत पर कब्जा कर लिया। वो सिर्फ अपने देश में अपने राज्य को उन ब्रिटिशों से बचाना चाहते थे। अगर वो अपनी प्रांत ना सोचकर पूरे भारत के लिए अगर अंग्रेजों से युद्ध किए होते तो शायद हमारा भारत गुलाम नहीं हुआ रहता। तो चलिए यहाँ से क्लास स्टार्ट करते हैं। तो 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने एक रॉयल चार्टर के द्वारा पूर्व से व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दे दिया। 1608 में कंपनी ने भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में एक फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया। तब व्यापारिक केंद्रों को फैक्ट्री नाम से जाना जाता था। कंपनी ने तब कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में शाही आज्ञा लेने के लिए भेजा। परिणाम स्वरूप एक शाही फरमान के द्वारा पश्चिमी तट के अनेक जगहों पर अंग्रेज कंपनी को फैक्ट्रियां खोलने की आज्ञा मिल गई। मगर इस छूट से अंग्रेज संतुष्ट न थे। 1615 में उनका दूत सर टॉमस रो मुगल दरबार में पहुंचा। रो मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्रियां खोलने का अधिकार देने वाला एक शाही फरमान जारी कराने में सफल रहा। 1622 में जब सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने एक पुर्तगाली राजकुमारी से शादी की तो पुर्तगालियों ने उसे बम्बई का द्वीप दहेज में दे दिया। अंततः गोवा द्वीप और दमन छोड़कर पुर्तगाली के हाथ से भारत में उनके कब्जे वाले सारे इलाके निकल गए। इंडोनेशिया के द्वीपों से हो रहे मसाले के व्यापार में भागीदारी को लेकर अंग्रेज कंपनी के डच कंपनी से ठन गई। इन दो शक्तियों के बीच रह रहकर होने वाली लड़ाई 1654 से आरंभ हुई और यह 1667 में तब समाप्त हुई जब अंग्रेज ने इंडोनेशिया पर सारे दावे छोड़ दिए और बदले में डचों ने भारत की अंग्रेज बस्तियों को न छूने का वादा किया। ये आप मैप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ यूरोप है। यूरोप से ही आए थे सभी व्यापारी और भारत के पश्चिमी तट पर एंटर किए हैं। तो कंपनी के व्यापारिक प्रभाव का विस्तार।
कंपनी के व्यापारिक प्रभाव का विस्तार। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत बहुत ही मामूली रही। 1623 तक इसने सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, आगरा, मसूलीपट्टनम में फैक्ट्रियां स्थापित कर ली थी। आरंभ से अपने व्यापार और कूटनीति के साथ साथ युद्धों का सहारा लेने और जिन क्षेत्रों पर फैक्ट्रियां स्थापित की थी उन पर कब्जा करने के सभी प्रयास किए। दक्षिण भारत में परिस्थितियां अंग्रेजों के अधिक अनुकूल थी, क्योंकि वहीं उन्हें किसी शक्तिशाली भारतीय सरकार का सामना नहीं करना पड़ा। विजयनगर का महान साम्राज्य 1565 में ही नष्ट हो चुका था और उसकी जगह अनेक छोटे छोटे साम्राज्य, कमजोर राज्य खड़े हो गए। उन्हें लालच देकर बहलाना या अपनी सैनिक शक्ति से हराना आसान था। अंग्रेज ने दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1611 में स्थापित की, पर जल्द ही गतिविधियों का केंद्र मद्रास बन गया। पट्टा 1639 में वहां के स्थानीय राजा ने उन्हें दे दिया था। राजा ने उसको उस जगह की किलेबंदी करने, उसका प्रशासन चलाने और सिक्के ढालने की अनुमति इस शर्त पर दी कि बंदरगाह से प्राप्त चुंगी का आधा भाग राजा को दिया जाएगा। यहाँ अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री के इर्द गिर्द एक छोटा सा किला बना लिया, जिसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। दिलचस्प बात यह है कि मुनाफे के लालची व्यापारियों की यह कंपनी शुरू से ही इस नीति पर अड़ी थी कि भारतीय उन्हें इस देश को जितने खर्च का स्वयं दें। उदाहरण के लिए कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 1683 में मद्रास के अधिकारियों को लिखा कि हम चाहते हैं कि आप धीरे धीरे नगर को किलाबंद करें और किले को इतना मजबूत बनाएं कि वह किसी भारतीय राजा या भारत में डच शक्ति के आक्रमण के सामने अडिग रहे। पर हम आपसे यह भी चाहते हैं कि आप अपना काम इस प्रकार जारी रखें कि नगर निवासी ही सारी समस्त और किलेबंदी का पूरा खर्च उठाए। देखो, उनका अंग्रेजों का दिमाग इतना शातिर था कि उनका कहने का मतलब ये था कि ब्रिटिशों का एक कंपनी बनाओ भारत में, नाम तो ब्रिटिशों का हो लेकिन पैसा भी भारतीयों का हो और जो उसमें काम करने वाले जो भी लेबर मजदूर हो वो भी भारतीय ही हो। तो इन्हें अपना दिमाग बहुत लगाकर ये काम करते थे और ऐसा ही हुआ। 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाल से बम्बई का द्वीप प्राप्त किया और उसकी तत्काल किलेबंदी कर दी। बम्बई के रूप में अंग्रेजों का एक बड़ा और आसानी से रक्षा कर सकने योग्य बंदरगाह प्राप्त हुआ। इस कारण से और क्योंकि उस वक्त उभरती हुई मराठा शक्ति अंग्रेजों के व्यापार के लिए खतरे पैदा कर रही थी। पश्चिमी तट पर कंपनी ने हेडक्वार्टर के रूप में सूरत का स्थान जल्द ही बम्बई ने ले लिया। मैं हाजिरी बजाई और प्रार्थना की कि उन्होंने जो अपराध किए हैं उन्हें क्षमा किया जाए। उन्होंने भारतीय शासकों के संरक्षण में व्यापार करने की इच्छा प्रकट की। जाहिर है कि उन्हें सबक मिल चुका था। मुगल सम्राट से व्यापार संबंधी छूट लेने के लिए एक बार फिर उन्होंने चापलूसी और विनम्रता का सहारा लिया। यहाँ पे मैंने बुक का जो पेज है गलत ले लिया है। 41 के बाद मैंने डायरेक्ट 43 ले लिया है, तो थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो कोई बात नहीं, थैंक यू। हम नेक्स्ट क्लास में आगे करते हैं, आगे की क्लास कंटिन्यू रखते हैं। तो क्लास अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें और जो चीज़ भी समझ आपको नहीं आती है या मेरे से कोई गलती होती है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं। मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगी। थैंक यू।